ऑन नहीं करी थी। अबॉर्शन करना इसको बड़ा घृणित कार्य बताया गया है ना, पेट में बच्चों को मारने वाला ये बहुत घृणित बनाया गया, पर आज के टाइम पे बहुत नॉर्मल हो गया अबॉर्शन करना। लोग सोचते हैं, कई सारे ना फेमिनिज्म के नाम पे बोलते हैं कि वो बिना शादी के भी बच्चे सेक्स कर सकते हैं, बच्चे को मारना राइट है। अबॉर्शन क्या वुमेन्स राइट में डाला जा रहा है कि वुमेन्स के पास राइट होना चाहिए कि उनको बच्चा रखना है नहीं रखना, वो अबॉर्शन कर सकती है। पर इसको बहुत घृणित कार्य बताया गया कि अभी बच्चा बाहर ही नहीं आया, उससे पहले ही क्या किया आपने, इसकी हत्या कर दी। इसको बहुत गलत कार्य बताया गया, ये हत्या है, पूरी तरीके से हत्या है नहीं। अब हमारा लॉ, जो हमारा नियम कानून है वो ये हत्या मानता है, जो भारी शरीर है उसको मारना। अब जो कोई जिसने अभी जन्म नहीं लिया बट एक्चुअली वो पेट में है, उसकी बॉडी बन रही है, गर्भ में वो बॉडी उसकी बन रही है, वो जीवित है, वो खा रहा है, वो पी रहा है माँ की नाभि के थ्रू, माँ के थ्रू, और उसको मार देना हमारे उसमें कानून में इसको लीगली बताया गया। एक टाइम के बाद बताया गया, इस टाइम के बाद अब अबॉर्शन नहीं कर सकते, बट इसको इलीगल नहीं बताया गया। बट ये बहुत घृणित कार्य है, बहुत गलत कार्य है अबॉर्शन करना, अनवांटेड प्रोजेनी करना। अनवांटेड मतलब अनचाहे बच्चों को, अनचाहे बच्चे पैदा करना। इसमें मोस्टली क्या हो रहा है, यही होता है, लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको बच्चे चाहिए, इसलिए कि वो उनको इंजॉयमेंट चाहिए। इसलिए जो इस तरीके से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वर्ण संस्कार, मतलब उल्टे। भगवान जब अर्जुन भगवद गीता के पहले टाइम पे भगवान से कह रहा है कि भगवान हमने इतने सारे लोगों को मार दिया अगर इस युद्ध में, तो जो इनकी वाइफ है, इनकी जो पत्नियां हैं, इनकी बेटियां हैं, इनकी बहनें हैं, वो तो क्या होगी, अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी। उनको वो प्रोटेक्शन कौन करेगा जब उनके घर के आदमी लोगों को हम मार देंगे। और जब वो उनकी सिक्योरिटी चली जाएगी, जब वो प्रोटेक्शन में नहीं होंगे और किसी ने गलत तरीके से उनको भोगना चाहा, है ना, उस तरीके से क्या अनवांटेड प्रोजेनी है, अनवांटेड बच्चे आए, अनचाहे प्रेगनेंसीज हुई, इतने सारे बच्चे आ गए जिनको, जो गलत तरीके से आए, धर्म के मुताबिक नहीं आए, तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा, वर्ण संस्कार बढ़ेगा। अर्जुन कह रहा है पहले ध्यान भगवान से, भगवान को पॉइंट दे रहा है कि भगवान वर्ण संस्कार बढ़ेगा, इतनी सारी गलत संतानें आ जाएंगी कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन खराब हो जाएगी, तो इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन जो भगवान को पॉइंट देता है। तो इस तरीके से ये जो हमारे चार स्तंभ है, by indulging in illicit sex one loses शौचम, सफाई, cleanliness, ध्यान, concentration, धृति, determination, नैष्ठि शांति, everlasting peace, विचार शक्ति, power of inquiry, धारण शक्ति, power to grasp and विवेक शक्ति, discrimination power, है ना। इन सब सभी तरीके की पावर व्यक्ति खो देगा जब क्या है वो इलिसिट सेक्स में एंगेज होगा। अब इलिसिट सेक्स का मतलब ये नहीं है इलिसिट सेक्स के लिए दो लोगों की आवश्यकता है ना। इलिसिट सेक्स में क्या है, मेंटल रूप से भी अगर हम इस चीज़ में एंगेज है तो वो भी इलिसिट सेक्स में ही आएगा। या आपने क्या है, मानसिक रूप से भी अगर गलत काम कर रहा है, पोर्नोग्राफी वीडियो देखना, मास्टरबेशन जैसी कोई एक्टिविटी करना, ये भी किस में आता है, ये भी इलिसिट सेक्स में ही आता है। अब इन चारों धर्मों को, चारों धर्मों के स्तंभों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण राजा के पास जा रहा था, तो राजा के किले के पास जाता है, तो उसको पहला गेट मिलता है, उस पहले गेट पे कुछ लोग खड़े हैं, उसको बोलते हैं अगर तुम्हें राजा से मिलना है तो तुमको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, मांस खाना, तुम्हें हमारे संग बैठ के मांस खाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण कहता है मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं मांस नहीं खा सकता। तो कह रहा ठीक है, फिर तुम दूसरे गेट से जाओ, इस गेट से हम एंट्री नहीं देंगे आपको। तो ब्राह्मण दूसरे गेट पे गया। अब दूसरे गेट पे जाता है तो दूसरे गेट पे क्या देखता है, दूसरे गेट पे भी कुछ लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमारे साथ नशा करना पड़ेगा, ये मदिरा है, नशा है हमारे पास, ये हमारे साथ नशा करो। तो ब्राह्मण फिर सोचता है नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा ये। तो वो उस गेट पे भी नहीं जाता, फिर वो तीसरे गेट पे जाएगा। तीसरे गेट पे उसको कौन मिलेगी, एक महिला मिलेगी। वो महिला उसे क्या बोलेगी कि अगर तुम्हें एंट्री करनी है तो तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण सोचेगा ये तो गंदी महिला है, इसके संग सेक्स करके तो मेरी शौचता खराब होगी, मेरी क्लीननेस खत्म हो जाएगी, तो मेरे को क्या यहाँ पे भी नहीं करना, इस गेट से भी एंट्री नहीं करनी। फिर वो चौथे गेट पे आ जाए, चौथे गेट पे उसको लोग मिलते हैं, तो लोग वहाँ बोलते हैं कि अगर तुम्हें एंट्री करनी है तो तुम्हें हमारे संग क्या है, पहले जुआ खेलना पड़ेगा। तो ब्राह्मण सोचता है कि बाकी जितनी भी तीन एक्टिविटीज है उससे थोड़ा सा बेटर ये है, इसमें मुझे थोड़ा सा जुआ खेलना है बस, है ना। बाकी में तो क्या मांस खाना, नशा करना, सेक्स करना, इलिसिट सेक्स करना, ये था, है ना। इसमें बस मुझे थोड़ा सा जुआ ही तो खेलना है, तो इतना तो मैं कर लेता हूँ राजा से अगर मेरे को मिलना है तो वो ब्राह्मण के संग क्या है, जुआ खेलने लग जाता है। अब जुआ खेलता है तो बहुत पैसा जीतता है, और वो बहुत पैसा जीता, गलत तरीके से जो मनी उसको अर्जित थी, और उससे उसका माइंड घूम जाता है। वो सोचता है मैं राजा के पास जा रहा था कुछ दान दक्षिणा मांगने, उससे अच्छी इनकम तो मेरी यही हो गई, है ना। मैंने फालतू में मैं अपने को ब्राह्मण करके घोषित करके चल रहा हूँ, राजा से मांगता कर रहा हूँ, गैम्बलिंग में ज़्यादा
ज़्यादा अच्छा कमा लिया, है ना। फिर वो सोचता है अब मैंने इतना गैम्बलिंग में से कमा ही लिया है तो उसको भोगा भी जाए, है ना। इसका मनी का पैसे का यूज़ भी करे। अब गलत तरीके से पैसा आएगा तो व्यक्ति उसका यूज़ करेगा, बिल्कुल उसको भोग वृत्ति बढ़ेगी ना, ग्रीडी बढ़ेगा होगा वो। तो वो क्या बाकी गेटों पे जाएगा। फिर दूसरे गेट पे गया वो ब्राह्मण, वहाँ जाके क्या है उसने नशा भी किया। फिर एक गेट पे गया उसने मांसाहार भी किया, और एक गेट पे गया वहाँ पे जाके उसने महिला के संग सेक्स भी किया, illicit सेक्स भी किया। इस तरीके से मात्र गलत तरीके से लक्ष्मी एक नियम तोड़ने से उसने क्या किए, सारे तीनों नियम टूट गए उसके, सिर्फ एक नियम तोड़ने से। और फिर वो उसने सोचा चलो अब मैं राजा से मिल के आता हूँ। जब वो राजा से मिलने के फिर गया, फिर उन चारों गेटों पर उसको मना कर दिया गया। तो उसने पूछा अब तो मैंने चारों चीज़ कर ली, अब तो मुझे अंदर जाने के लिए दे दे। तो मैंने तू जो राजा है वो बड़ा शुद्ध भक्त है भगवान का, तुम जैसे लोग इतनी जल्दी माया के सामने हार जाते हैं, वो लोग उनसे नहीं मिल सकते, ये टेस्ट था तो तुम फेल हो गए। तो इस एग्जाम्पल से स्टोरी से क्या है, क्या समझ सकते हैं हम कि जो राजा है वो कौन है, परम भगवान। भगवान अब भगवान से अगर हमें मिलना है तो ये जो चार गेट है, इन चारों गेटों को क्या है, इन चारों गेटों के जो नियम है उनको हमें पालन करने पड़ेंगे। नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो मीट ईटिंग। ठीक है, अब हमने क्या बहुत ब्रीफली समराइज में अब मैंने आपको चारों स्तंभों के बारे में बता दिया। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे चार धर्म के चार स्तंभ होते हैं, है ना। अब हम इसके ऊपर लेंगे मीट ईटिंग के ऊपर। हम एक स्तंभ के एक पिलर को हम थोड़ा सा और एलैबोरेटली चर्चा करेंगे कि मीट ईटिंग क्यों, भाई तुम्हें नहीं खाना ना, हम हमें क्यों बोल रहे हो। अपने कितने लोग मीट ईटिंग करते हैं, शर्म मत करिए। 3 लोग हैं मांसाहार करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग लिए बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आएंगे आपके सामने। अब जो मांसाहार करने वाले वो बोल सकते हैं कि ना कि तुम्हें नहीं मांसाहार करना ना तो बाकी लोगों को तो करने दो, है ना। अब हर कोई तो देवता नहीं हो सकता ना, कोई राक्षस भी रहेंगे। तो क्यों रोके हम, दूसरों को क्यों रोकना चाहिए हमें मांसाहार करने से। अब मांसाहार करने के ना बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। मांसाहार करने से जो व्यक्ति खा रहा है ना उसके बस किसको फायदा है, उसके पूरे शरीर में उसकी बस जीभ को फायदा है, यहाँ तक कि उसके पेट को भी फायदा नहीं है। आप सोचे मांस खाने से एनर्जी आती है, प्रोटीन मिलता है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है एक, ये बहुत बड़ा मिथ है जिसका हम मांस खा रहे हो। सोचिए जो सबसे मोस्ट पावरफुल एनिमल्स है उनमें कौन है, राइनोसोरस है, एलिफेंट है, ऑक्स है। ये सब क्या मांस खा के अपनी बॉडी बनाते हैं, ये सारे घास फूस खाने वाले जानवर हैं। और जो मांसाहारी हैं वो घास फूस खाने वाले जानवरों का मांस खा रहे हैं। असली शक्ति क्या है, भगवान ने जो वेजिटेरियन, जो भगवान ने जो शाकाहारी चीज़ें बनाई हैं, जो हमारे खाने के लिए, जो हमारे जीवन से जीवन नाम में जो इंसानों के लिए बनाई गई है ना, उनमें है एक्चुअल एनर्जी, उनमें है एक्चुअल पावर। और मीट ईटिंग के ऊपर हम कुछ फैक्ट लेंगे, है ना। मीट ईटिंग में, मांसाहार में हमारी जो हिंदुओं में जो मांसाहार करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बकरा, है ना, तो चिकन, मटन, सी फूड, है ना। और आप बाहर के देशों में जाओगे बहुत तरीके की वैरायटीज आ चुकी है। चाइना तो क्या है, चाइना में हर चलती चीज़ खाने लायक है। और आपके 2 पैर नहीं है और आप गलती से वहाँ 4 पैर पे चलते हुए मिल गए तो अभी आप किसी प्लेट में परोसे जाओगे। चाइना का तो कल्चर ऐसा है, चाइना को चंडाल कल्चर बताया गया है। चंडाल कल्चर होता है जो कुछ भी खाने के लिए तैयार है, जो कुत्ते का मांस खाता है। कुत्ते के मांस खाने वाले को सबसे नीचा बताया गया है, लेकिन इंडिया में भी खाया जाता है। इंडिया में कई जगह है कुत्ते के मांस को बड़े अच्छे से खाया जाता है। नागालैंड है, गोवा में भी खाया जाता है। गोवा में कई रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे डॉग मीट सर्व किया जाता है। तो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जब हर जगह पूरा वर्ल्ड ही लॉकडाउन हो चुका है ना, तो वहाँ पे खाने की कमी हो गई। नॉर्थ कोरिया में इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था वो कुछ, तो उसने क्या किया, नॉर्थ कोरिया में एक रूल निकाला, जितने भी पेट एनिमल्स हैं सबको जब्त कर लिया जाएगा, फिर उनका मांस खाया जाएगा। तो लोगों के घर से जबरदस्ती उनके जानवरों को छीना गया, उनसे उन्हें जब्त किया गया ताकि उसका मार के उनका मांस का वो कर सके, वो लोगों खा सके। लोगों खाने की इतनी किल्लत हो गई थी, बट उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि हम कुछ खेती कर लें। मिट्टी उनके पास है, पानी उनके पास है ना, बीज उनके पास है, एटलीस्ट खेती तो कर सकते थे। बट उन्होंने दिमाग लगाया क्या है कि हम घरों में पेट पाल रखे हैं, क्योंकि जो जानवर लाइव स्टॉक था वो तो सारा खत्म हो गया। अब कहाँ पे स्टॉक बचा है, लोगों के घरों में बचा है, और लोगों के घरों से भी खींच लो, लोगों के घरों से भी छीन लो। तो इस तरीके से उनकी इतनी ज़्यादा अंडर डेवलप सिविलाइजेशन है, ये चंडाल सिविलाइजेशन है। ग्लोबल मीट कंजप्शन हैज इंक्रीज्ड 5-fold इन द पास्ट 50 years।
देखिए 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है मीट का कंजप्शन इंडिया में। 2021 में 49% था और 2022 में 56% से भी अबव हो चुका है इंडिया में। और ये हिंदू कम्युनिटी का, अगर वो हिंदू कम्युनिटी में लोग रखते हैं, उनकी कम्युनिटी में बता रहे हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा, कितनी तेज़ी से मीट कंजप्ट का, मांसाहार का भोगने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अराउंड 8 बिलियन एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड एवरी ईयर इन द यूएस अलोन। अकेले अमेरिका में ही 8 बिलियन इंसानों की जनसंख्या कितनी है? अब 8 बिलियन। कितनी हो गई है? अब 8 बिलियन। 8 बिलियन हो गई ना? हर साल अमेरिका में 8 बिलियन जानवर मारे जा रहे हैं खाने के लिए, जिस रेट में हर साल अकेले अमेरिका में। अभी मैं आपको इंडिया के फैक्ट्स बताऊंगा, अभी आप इंडिया के फैक्ट्स सुनिएगा। अभी मैं सुबह गूगल पे रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, इंडिया का मीट कंजप्शन लेके। तो 2022 में इंडिया में कितना मीट कंज्यूम हुआ है पता है आप लोगों को? जैसे इस मीट कंजप्शन में चिकन, मटन और बीफ, ये 3 आते हैं। कितना हमें पता है? 2.8 मिलियन मैट्रिक टन, 28 लाख टन मांस का कंजप्शन हुआ इंडिया में अकेले 2022 में। इतना मांस खाया गया इंडिया में, आप खुद सोचिए। इंडिया जैसी कंट्री में भी ऐसे इतनी बुरी हालत हो गई है। इंडिया इस समय बीफ का, गाय के मांस का सबसे बड़े इम्पोर्टर में आता है। एक्सपोर्टर में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ पे है गाय हमारी माता है, गौ रक्षा करनी चाहिए, इस चीज़ के नारे लगते हैं, वहीं इंडिया क्या है, इसका गाँव मीट का एक्सपोर्टर ही बनता जा रहा है। Average lifetime, the average meat eater will consume 36 pigs, 36 sheep and 750 chickens and turkey। ना एक अकेला एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज मीट ईटर जो अमेरिका का एक एवरेज एक पर्सन व्यक्ति है, अपने पूरी लाइफ टाइम में 36 सुअरों को, 36 भेड़ों को, 750 चिकन और टर्कीज को खा जाता है पूरी लाइफ में। सोचिए कितनी ज़्यादा हत्याएं हैं। अब देखेंगे मीट कंजप्शन से एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। Every year over 400 million tons of grain are fed to livestock। 400 मिलियन कितना हो गया? 400 मिलियन, इतना करोड़ों अनाज सिर्फ क्या है, जानवरों को खिलाया जाता है मांस का प्रोडक्शन करने के लिए। और उसी समय 500 मिलियन पीपल इन पुअर कंट्रीज आर स्टार्विंग टू डेथ। 500 मिलियन लोग मर रहे हैं भूख से। अभी हमने इंडिया का आपको बताया 2.8 मिलियन टन मीट कंजप्शन हुआ है। आपको पता है 1 किलो मीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्रेन लगता है और कितना पानी लगता है, कितना वाटर कंजप्शन लगता है? अगर आपको 1 किलो मीट प्रोड्यूस करना है तो कितना, 7 किलो अनाज लगेगा और 10 से 15 हज़ार लीटर पानी लगेगा, मात्र 1 किलो मीट का प्रोडक्शन करने के लिए। सोचिए 10,000 लीटर पानी और 7 किलो गेहूँ, 7 किलो अनाज आप किस में लगा रहे हो, मात्र 1 किलो मीट को प्रोड्यूस करने के लिए। 1 किलो मीट से सिर्फ एक व्यक्ति का पेट भर सकता है, 7 किलो अनाज से 7 लोगों का पेट भर सकता है, 7 से ज़्यादा लोगों का पेट भर। अब आप सोचिए 7 किलो अनाज लग रहा है और 10,000 लीटर पानी लग रहा है, तो 28 मिलियन टन मीट जो कंज्यूम हुआ है इंडिया में लास्ट ईयर। अब आप इसको इनटू करके देखेंगे, और उसी टाइम 25 लाख लोगों ने अपनी जान भी खो दी। इसलिए खोई है, इंडिया में 25 लाख लोगों ने शरीर छोड़ दिया, 25 लाख लोग मारे गए भूख की वजह से, भूख और प्यास की वजह से, माल न्यूट्रिशन से। अब आप कोई कैलकुलेटर करके देखिए एक बार ना, कैलकुलेट करके देखिए, इनको इंटू करके देखिए। 28 मिलियन टन, उनको इंटू करिए 10,000 लीटर पानी से, कितना पानी कंज्यूम हुआ है, कितने लोग प्यासे मर गए। 7 किलो अनाज से करके देखिए कितना, कितने किलो गेहूं लग गया, कितने हजारों करोड़ों लोगों का पेट भरा जा सकता था, उससे कुछ लोगों का पेट भरा, और कितने करोड़ लोग मरे भी गए। Worldwide petroleum reserves would be exhausted in 11 years. The rest of the world eat like the US। अगर अगर यूनाइटेड स्टेट में जितना अमेरिका खाया जाता है, अगर पूरी विश्व ने इस तरीके से मांसाहार करने लग गए, मांस खाने लग गए, तो मात्र जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स का स्टॉक है, जो पेट्रोल है, वो कितने साल चलेगा? सिर्फ 11 साल चलेगा। इतना ज़्यादा क्या है, रिसोर्सेज लगते हैं। Amount of meat imported to US annually from Central and South America 300, कितना हुआ है, शायद मेरे ख्याल से 300 मिलियन पाउंड है ना।
है ना। इतना ज़्यादा मांसाहार मीट को इम्पोर्ट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। यूएस लाइवस्टॉक प्रोड्यूस 250,000 मतलब 2.5 लाख पाउंड ऑफ वेस्ट पर सेकेंड, हर सेकेंड सोचिए 2.5 लाख पाउंड, इतना क्या है गंदगी ये मीट इंडस्ट्री निकाल रही है अमेरिका, अकेला अमेरिका का स्टैटिस्टिक्स है ये। ओवर 30% ऑफ आवर एमिशंस आर कॉज्ड बाय एनिमल इंडस्ट्रीज। और जितने भी जहरीली गैसेज या एमिशंस हो रहे हैं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट से या फिर जो भी हो रहा है, और 30% उसमें कौन शेयर कर रहा है, सिर्फ मीट इंडस्ट्रीज कर रही है। Number of people worldwide who will die as a result of malnutrition per year 20 million। इतने लोग किसी से भूख से मर रहे हैं। कितना ज्यादा अनाज, कितना ज्यादा पानी कहाँ जा रहा है, जैसे ये फोटो है उस पे इसको देख सकते हैं आप ना। ये इसमें आप देखेंगे जितने भी एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं या फिर जो पानी या जितने भी अनाज की जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे, यूएस और यूरोप में जा रही है, किसके लिए, मीट कंजम्पशन करने के लिए, देखिए। और वहीं पे अफ्रीका या दूसरी गरीब कंट्रीज में क्या है, सूखे से या फिर बिना खाने के बिना पानी के लोग मर रहे हैं। और इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में पानी का, पीने के पानी का और खाने के अनाज का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कुछ लोगों की भूख मिटाने के लिए। कितना बड़ा रेशियो है ना। जब 7 लोगों का पेट भर सकता है, वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति का पेट भर रहा है, 6 लोग भूखे मर रहे हैं। कितना बड़ा रेशियो है मीट खाने वाले का। वो एक व्यक्ति जो मीट खा रहा है उसको सोचिए 7 लोगों का हो गया भूखा मार दिया। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, आपने शायद सुना होगा, ओकजा करके एक मूवी है ना, जो एनिमल्स की कंडीशनिंग में बनाई गई है कि किस तरीके से। तो एक मूवी फिक्शनल मूवी थी, उस मूवी में दिखाया गया कि ना पूरे विश्व में हंगर बहुत, भूख का स्टार्विंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक इंडस्ट्री ने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करके पिग की जो ब्रीड है उसको बहुत बड़ा बनाया, ताकि एक पिग से जहाँ पे हमें 50 किलो मीट मिल रहा है तो उस पिग से हमें कितना 200 किलो मीट मिलेगा। इस तरीके से क्रॉस ब्रीड करके पिग का साइज बड़ा किया गया और फिर उसको खिला, मतलब पूरी मूवी का तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बेसिकली उनके आइडिया पे जाऊँगा। जो आइडिया वहाँ पे उस समय की सिविलाइजेशन जो मूवी में दिखाई गई है, जो ले रहे हैं, जो करंट है भी, कि ना जानवरों पे अनाज लगाया जाए, जानवरों में पानी लगाया जाए, ताकि जो लोगों की भूख की जो नीड है उसको पूरा किया जाए। आप कुछ सोचिए, 7-6 लोगों को भूखा रख के आप एक व्यक्ति की भूख की क्या है, नीड को कंप्लीट कर रहे हो। और वो एक व्यक्ति क्या है, पैसे वाला व्यक्ति है। मीट खाने वाले पैसे वाले तो होते हैं, जो पैसा है। वेज खाने से महंगा ही होता है नॉन वेज खाना। हाँ तो जी, विक्रम लोग जी कितने किलो, कितने रुपए किलो है मीट? बहुत कॉस्टली है। अब जो व्यक्ति उसको खरीद सकता है, अमीर व्यक्ति है, उसके कंजम्पशन के लिए कितने ज़्यादा गरीब लोग मर रहे हैं। आप खुद सोचिए, मीट इंडस्ट्री में मीट को कंजम्पशन करना कितना ज़्यादा सिंपल है, कितना ज़्यादा सिंपल है। अब ये आंकड़े बहुत, मतलब हमारे हमारे कैलकुलेटर फेल है अगर हम इन आंकड़ों पर जाए तो कितना ज़्यादा अनाज या कितना ज़्यादा पानी सिर्फ क्या है कुछ लोगों को खिलाने के लिए लग रहा है, कुछ लोगों की भूख मिटाने के लिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में अनाज और पानी की वेस्टेज होती है। हंगर क्राइसिस। अब जितना भी कॉर्न उगाया जाता है ना, कॉर्न का मात्र 20% ही इंसान खाता है और 80% क्या है, जानवरों को खिलाया जाता है। सोया है, सोया तो 100% क्या है, जानवरों को खिलाया जा रहा है उनका मांस निकालने के लिए। ओट्स है, ओट्स में 95% क्या है, जानवर को, लाइव स्टॉक को खिलाया जा रहा है, ताकि उनसे क्या है, मीट का कंजप्शन कर सके। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन वेस्टेड बाय साइक्लिंग ग्रेन थ्रू लाइव स्टॉक, 90% प्रोटीन वेस्ट होता है लाइव स्टॉक में, जो उसका परसेंट प्रोटीन का साइकिल है। हाउ फ्रिक्वेंटली चाइल्ड डाइज इज रिजल्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, एवरी 2.3 सेकेंड, हर 2.3 सेकेंड में एक बच्चा मर रहा है भूख से। हर एक एकड़ में जब 40,000 आलू का प्रोडक्शन हो सकता है, उसी एक एकड़ के जमीन पे क्या है, सिर्फ 250 ग्राम मीट बन रहा है। अब देखिए, अब जमीन भी आ गई इसके अंदर। तो अनाज वेस्ट हो रहा था, पानी वेस्ट होता है, अब जमीन भी कैसे वेस्ट हो रही है। कितनी बड़ी बड़ी जमीन है, कहाँ पे लगाई जा रही है, लाइव स्टॉक, जानवरों की मीट कंजप्शन पे लगाई जा रही है। 56% ऑफ फार्म लैंड डेडिकेटेड टू बीफ, मतलब 56% जो जिन जमीनों पे खेती हो सकती है उस जगह को कहा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, बीफ के लिए, गाय के मांस के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। Causes of global warming and greenhouse effect. Meat contribute between 14 and 22% of the 36 billion of ton CO2 equivalent greenhouse gases every year. हर साल 36 बिलियन टन CO2 मीट इंडस्ट्रीज क्या, ग्रीन हाउस जो
गैसेज है उसके अंदर क्या है कंट्रीब्यूट कर रही है। इंटरनेशनल मीट इंडस्ट्री जनरेट रफली 18% ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इवन मोर देन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जितना पोल्यूशन, जितना गलत गैसेस हमारे ट्रांसपोर्टेशन से, गाड़ियों से नहीं हो रही, उससे ज़्यादा जो पोल्यूशन है, गलत गैसेस का जो एमिशन है, वो किसकी वजह से हो रहा है? मीट कंजप्शन से हो रहा है, मीट इंडस्ट्रीज से हो रहा है। एनवायरमेंटल डैमेज देखिए कितना ज़्यादा डैमेज है। एवरेज एमिशन थ्रू मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर, हर साल। ये ग्राफ है, आप चाहे तो मैं आप ये ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूँ इन आंकड़ों को ना, आप खुद देख सकते हैं। फॉसिल फ्यूल है, मीट फ्री डाइट है ना, जो वीगन डाइट है वहाँ पे क्या है, फॉसिल फ्यूल अगर 1 यूनिट यूज़ हो रही है तो ये मीट डाइट पे 3 यूनिट यूज़ होगी। एमिशन अब 1 यूनिट का है तो वहाँ पे 57 यूनिट का है। इतनी ज़्यादा गलत गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस हो रही है। यूनाइटेड यूएस फॉरेस्ट टू प्रोड्यूस मीट सेंटर डाइट, मतलब मांसाहार का प्रोडक्शन करने के लिए अकेले अमेरिका में ही 260 मिलियन एकड़ जंगल को काट के क्या बनाया गया? मीट कंजप्शन इंडस्ट्रीज बनाई गई वहाँ पे। 1 पाउंड बीफ के लिए, मतलब 1 पाउंड मेरे ख्याल से 1 किलो नहीं होता, तो ये देख सकता है 1 पाउंड कितना होता है बनाने का? कितना? 1 पाउंड 500 ग्राम, 500 ग्राम से कुछ कम, 453 ग्राम होता है। ठीक है, अब 450 ग्राम मांस बनाने के लिए 220 स्क्वायर फीट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनाना है अमेरिका में। अकेले अमेरिका में देखिए कितना बड़ा है, अभी पूरे वर्ल्ड के उसमें हम स्कोर्स पे नहीं आ रहे। स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट थाउजेंड्स पर ईयर, हर साल की जो स्पीशीज का खत्म होने की जो रेट है, 1000 जो जातियां हैं हर साल खत्म हो रही है। इतना ज़्यादा, अगर जिस रेट में हम जानवरों को मार रहे हैं ना, अगर उसी रेट में हम एक दिन के लिए इंसानों को मारेंगे ना, तो अगले दिन कोई नहीं बचेगा। अगले दिन में कुछ ही क्षण में खत्म हो जाएंगे। अगर अकेले अमेरिका में एक साल में 8 बिलियन, जितनी पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड की, वो एक साल में अमेरिका में जानवरों को मार दिया जाता है। अमेरिका का हाल इतना बुरा है। अभी शायद कल या परसों की एक न्यूज़पेपर में भी एक शायद गुजरात के, शायद राजस्थान के हाईकोर्ट ने बोला है ना कि जो काउज है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सोच नहीं सकते बिना काउ के हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम जितनी भी वर्ल्ड की सॉल्व हो जाएंगी अगर क्या है, गौ हत्या रुक जाए पूरे विश्व में। गौ हत्या मेन जड़ है पूरे विश्व में जितनी भी क्वारल्सम्स फैली है, स्पिरिचुअली देखा जाए या मटेरियल देखा जाए। अगर सोचिए मीट कंजप्शन रुक गया है ना, जानवरों की स्लॉटरिंग रुक गई, तो कितना ज़्यादा अनाज बचेगा, कितना ज़्यादा जल पानी बचेगा। लोगों में पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए ज़मीनें नहीं बची हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ों की सेविंग हो जाएगी। मात्र अगर आपने क्या किया, मीट कंजप्शन या मीट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। बट क्या है, ये एक इनकम का बड़ा अच्छा स्रोत, एक रिसोर्स बना हुआ है सभी गवर्नमेंट्स के लिए, तभी तो मीट पे इतना बैन नहीं किया जा रहा मीट इंडस्ट्रीज की। मीट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, हर पर्सपेक्टिव से नुकसान पहुँचा रही है। कई लोग बोलते हैं, ये पॉइंट देते हैं कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, बड़ी बड़ी हो जाएगी कि वो हमें खा जाएंगे। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाला तुक है। अब सोचिए, मतलब पोल्ट्री फार्म्स में या मीट इंडस्ट्रीज में, मीट फार्म्स में क्या जानवरों को बाहर से पकड़ के लाया जाता है? कई जानवर ऐसे हैं जो वहाँ पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं, उन्होंने सूरज तक नहीं देखा। अब पीटा पीटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो उस पर काम करती है, जानवरों के राइट्स पे काम करती है। तो उन्होंने बहुत सारी स्टिंग वीडियोस बनाई है ना, कि किस तरीके से जो मीट इंडस्ट्रीज है, फार्म्स है, वहाँ पे किस तरीके से डील की जाती है जानवरों के साथ। आप देखेंगे, एक मूवी है अर्थलिंक्स, आप यूट्यूब पे डाल के देखिएगा, अर्थलिंक्स है ना, उसमें आप देखेंगे ना, मेरे ख्याल से आप दोबारा मांस खाने के बारे में सोचेंगे। अब इस तरीके से दिखाए, मतलब उसमें दिखाया गया है, इस तरीके से क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका मीट, आप जो आपकी प्लेट में बहुत अच्छा चिकन चंगेजी है या फिर लेग पीस रखा है, कैसे आया वो? ऐसे ही नॉर्मली नहीं आया, मतलब इतने सिंपल वे में नहीं आया है ना। जिस मुर्गे का वो लिया गया ना, उस मुर्गे ने सूरज तक नहीं देखा। मीट इंडस्ट्री में या फिर एग इंडस्ट्रीज है, एग इंडस्ट्रीज में मुर्गे को बहुत बुरा हाल किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से उनको रखा जाता है। आप देखेंगे, आप सोचेंगे ऐसे कोई रह भी सकता है? इतनी मुझे, आपने अभी देखा होगा रिक्शों में, गाड़ियों में मुर्गियों को भर भर के लेके जाया जाता है, किस तरीके से ठूस ठूस के लेके जाया जाता है। और एग इंडस्ट्री में अगर अंडे में से चिकन निकला है, चूजा निकला है, मुर्गी नहीं निकली, मुर्गा निकला है, तो मुर्गे का क्या बनाया जाता है? छोटे से चूजे का चिकन नगेट्स बनाए जाते हैं। सुना होगा आपने चिकन नगेट्स ना? वो पता है कैसे बनते हैं? एक बड़ी सी ग्राइंडर मशीन होती है, उसके अंदर चूजों को जिंदा डाला जाता है, उन चूज़ों को ग्राइंड करती रहती है, जिंदा ग्राइंड करती जाती है और उनके नगेट्स बनाती जाती है।
कोई मर्सी को, मतलब आप खुद सोचिए आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा कर रहा है आपके सामने, आपके घर का छोटा बच्चा है, उसको कोई मारे भी, आपके सामने टीचर भी मारे या कोई बाहर का के मार रहा है, तो आप उससे लड़ोगे नहीं जाके। बट हमारे मीट इंडस्ट्रीज में गायों के सामने बकरी या शीप्स हो गई या मुर्गों के मुर्गियों के सामने उनके बच्चों को कैसे मारा जाता है। आप एक बार मूवी देखिएगा अर्थलिंक पे, या फिर यूट्यूब पे डाल के देखिएगा मीट इंडस्ट्रीज की सच्चाई। आप लिटरली रोगे, आपको ये आपको अभी तक जो मीट खाने वाले उनको लगता होगा कि जानवरों की क्या फीलिंग्स होती है, जब आप देखोगे आप सच में फीलिंग करोगे कि हाँ, जानवरों में भी माँ बेटे का रिश्ता है, जानवरों में पिता का, माँ का, भाई का, बहन का रिश्ता रहा है। जब आप उनको रोते हुए देखोगे किस तरीके से माँ के सामने बच्चों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। आप खुद सोचिए, एक फार्म में आप पैदा हुए हो और कभी आपने सूरज तक नहीं देखा, मुर्गियाँ इस तरीके से रहती है फार्म्स में, आपको वैसे और एग खाने वाले ये पॉइंट देते हैं कि अंडा तो क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेज में थोड़ी ना आता है, अंडा तो एक वेस्ट ही है। तो वाइट वाला अंडा, बेसिकली दो अंडे आते हैं, एक कौन सा होता है देसी, एक विदेशी अंडा आता है ना, येलो सा होता है, येलोइश सा, पिंकिश सा, और एक वाइट कलर का होता है। तो वाइट वाले अंडे को बोला जाता है इसमें तो बच्चा होता ही नहीं है ना, इसमें मुर्गा, इसमें चिकन तो होता ही नहीं, फर्टाइल एग तो होता ही नहीं है, तो इसके अंदर बच्चा है तो एक तरीके से हमने किसी की हत्या तो करी ही नहीं, हमने अंडा खा के। बट जो व्हाइट वाला एग होता है, पता है आपको क्या होता है वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है। अगर आप सोचिए कोई महिला आके पन्नी में अपना मेंस्ट्रुअल वेस्ट आपको दे रही है, लो जी इसका आमलेट बनाओ, लो जी इसका आमलेट बनाओ, नहीं नहीं जी हम नहीं, कितना अच्छा लगेगा खाना, पूछिए अंडा खाने वालों से, है ना। आपका घर का कोई सदस्य आके लाके आपको पन्नी में दे रहा है, लो ब्रेड के साथ लगा के खाओ, तो हमें सोचने में कितनी घिन आ रही है। बट हम इंसान का नहीं पर मुर्गी का खा रहे हैं, ये कहाँ तक की लॉजिकल चीज है, हम इंसान का नहीं खा रहे पर मुर्गी का खा रहे हैं। मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट चलता है, उसका आमलेट टेस्टी है ना, तो इंसानों का मेंस्ट्रुअल वेस्ट नहीं खाएंगे, और किसी जानवर का मेंस्ट्रुअल वेस्ट नहीं खाएंगे, हम पक्षियों का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खाना पसंद है हमें, और वो भी पोल्ट्री फार्म में इंजेक्शन लगा के निकाला जा रहा है, इंजेक्शन लगा लगा के उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है। और जो दूसरा अंडा है, देसी अंडा है, जिसको फर्टाइल है, जिसमें बच्चा आने वाला है ना, अब कुछ जो उसका कोई आमलेट बना के खा रहा है, उसमें जीवात्मा आ चुकी है, धीरे धीरे बॉडी बन रही है, उससे पहले उसको मार के खा लिया गया। चाइना में, नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे पता है क्या सर्व होता है, ह्यूमन का एबॉर्टेड चाइल्ड। इसमें एक मैगजीन थी, काफ़ी टाइम पहले एक मैगजीन आई थी, उसमें पूरा इस चीज़ को कवर किया गया, किस तरीके से जो एबॉर्शंस होते हैं ना, और जो उनसे जो बॉडीज निकल रही है बच्चों की, उसका भी लोगों ने बिजनेस खड़ा कर दिया है, उसको भी लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। ये इतनी भयावह स्थिति है, ऐसी इंडस्ट्री है मीट इंडस्ट्री। इससे सारे बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके अंदर, किस तरीके से CO2 या अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस है जो इसमें एमिशन हो रही है, किससे हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। अब मांस खाना किसी के लिए फायदेमंद, मुझे तो नहीं लगता किसी के लिए आज तक फायदेमंद रहा है मांस खाना, है ना। बहुत सारे आपको ऐसे एथलीट्स भी मिल जाएंगे जो वीगन एथलीट्स हैं, जिन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया, तभी उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं नाम भूल गया उनका, एक वीगन एथलीट है, यूट्यूब पे भी डाल के देखेंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है वो ना, है ना। उसने कभी आज तक मांस नहीं खाया, वो पूरी वीगन डाइट लेता है, वीगन डाइट मतलब इवन दूध दही वगैरह भी यूज नहीं करता, कंप्लीटली प्लांट बेस्ड डाइट, और वो इतना ताकतवर है। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे तो प्लांट बेस्ड लाइफ जी रहे हैं। और इवन अब जो हमारे आप देखेंगे जो जानवर कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, जो उनकी इंटेस्टाइन्स होती है ना, तो ज़्यादा लेंथी नहीं होती, बहुत छोटी इंटेस्टाइन्स होती है ना, तो वो छोटी की होती है, उसमें मांस आता है, वो जल्दी डाइजेस्ट होकर डायरेक्ट निकल जाता है फेसेस बन के। बट जो हमारी इंसानों की जो इंटेस्टाइन्स है वो कैसी है, किस तरीके की है, बहुत लंबी है, और बहुत इस तरीके से है, स्ट्रेट नहीं है। तो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे जब खाना जाता है पचने के लिए, तो काफ़ी टाइम तक उन इंटेस्टाइन्स में रहता है, इंटेस्टाइन में वो पूरी जगह सड़ता है, फिर फेसेस बन के बाहर निकलता है ना। तो अगर मांस सड़ेगा ना, मांस क्या है, मांस कार्निवरस एनिमल्स के लिए, शेर के लिए है ना, जो जंगली जानवर है उनके लिए, तो वो बहुत जल्दी उसको डाइजेस्ट करके तुरंत बाहर निकाल देते हैं, है ना, वो ज़्यादा टाइम तक उनके इंटेस्टाइन्स में नहीं रहता। बट अगर हम मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारे इंटेस्टाइन में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, और जब मीट अंदर सड़ेगा तो क्या है, वो हमें कैंसर या अलग अलग तरीके की बीमारी देगा। इसलिए तो मीट ईटर्स है ना,
उनकी एवरेज लाइफ स्पैन है वो वेजिटेरियन से बहुत कम है। वेजिटेरियन लोग क्या है ज़्यादा जीते हैं मीट ईटर से। 3 times increase risk of breast cancer for women, 2.8 times for women who eat eggs daily। देखिए कितना ज़्यादा कितना गुना ये वो बढ़ा रहा है कि अगर कोई मांसाहारी अंडे का कोई महिला भोग कर रही है, कंज्यूम कर रही है, तो उसमें कैंसर के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिशन ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय यूएस फिजिशियन 2.5 आवर्स, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यूएस इज हार्ट अटैक, है ना। जो अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा कॉमन डेथ है वो कितनी है, हार्ट अटैक है। एवरी 45 सेकेंड 1% डाइज विद हार्ट अटैक। अमेरिका में हर 45 सेकेंड में एक व्यक्ति हार्ट अटैक से मर रहा है। इतना ज़्यादा हार्ट अटैक की रेट है अमेरिका में। एवरेज यूएस मैन रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक 50%। अमेरिका में एवरेज जो व्यक्ति है, एवरेज पर्सन है, अमेरिकन सिटीजन है, उसको हार्ट अटैक से मरने का जो रिस्क है कितना रहता है, 50% रहता ही है। 50% लोग क्या है किससे मरेगा, हार्ट अटैक से मरेगा, वरना आपस की लड़ाई मरेगा। मीट ईटर से मीट ईटर्स की लाइफ स्पैन खुद इसलिए कम हो जाती है। तो सोचिए आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी बनी नहीं है। अब कई लोग ऐसे जानवर लोग हैं जो हमारे कैनाइन है ना, ये मांस फाड़ने के लिए है। शेर के होते हैं ना कैनाइन, ऐसे हमारे 2 कैनाइन दिए गए हैं मांस फाड़ने के लिए। कच्चा मांस खाओ ना, दांतों से जानवरों का शिकार करो, क्यों चक्कू का, क्यों बड़े बड़े हथियारों का, बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हो, और फिर क्यों मांस को पका रहे हो, बॉईल करके, फ्राई करके, मसाला लगा के खा रहे हो। तो कैनाइंस दिए हैं, शेर को कैनाइंस दिए हैं, शेर क्या करता है, चक्कू से मारता है जानवरों को। शेर खा ही नहीं देने का, हाँ, शेर फेंकने भी नहीं देगा, जाने भी नहीं देगा। ये बिल्कुल बेतुका है। एक बड़ा ही फेमस इस्लामिक प्रीचर है डॉक्टर जाकिर नायक, है ना, वो अपने पॉइंट में बोल रहा है कि इंसानों के जो हमारे 2 कैनाइन टीथ है ना, ये मांस खाने के लिए दिए हैं, जैसे शेरों के होते हैं। और शेर तो फ्रेश होने के बाद पिछवाड़ा भी नहीं धोता। शेर तो कपड़े भी नहीं पहनता, नंगा घूमता है, तो तुम भी घूमो। ये बिल्कुल बेतुका फैक्ट है ना, कि हम नहीं खाएंगे जानवरों को तो क्या होगा, जानवरों की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी वो हमें खाएंगे। हमारे 2 कैनाइन टीथ हैं तो क्या है, हम जानवरों को मार के खा सकते हैं। ये बिल्कुल बेतुका, आपको सोचिए कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है इनके ऊपर ना। अब आप में से कोई है, कोई लॉजिक दे सकता है मीट खाने का? डरिए मत, किसी को अगर लगता है कि हाँ ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मीट कंज्यूम कर सकते हैं ह्यूमन। कोई है यहाँ पे जो एक एडवांटेज बता दे या एक ऐसा पॉइंट बता दे जिससे मीट कंजप्शन हम सही ठहरा सकते, एक सिंगल पॉइंट आपको लगता हो? कोई तो ट्राई करिए। हम ट्राई करें। अच्छा, दूसरों की नॉलेज के लिए बहुत फायदा होगा। हमारे दादा बीमार थे, हाँ। तो डॉक्टर ने बोला था कि इनको मच्छी के पकौड़े खाएंगे। अच्छा। तो उनको खाया भी था, सर्दियों के टाइम की बात थी, तो उनको बोला कि गर्माहट के लिए थोड़ा इनको ज्यादा ही खाइए। तो उनको लगभग 3-4 महीने लगातार खाया। उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया, और उनकी लास्ट डेट चल रही था तब उनको खाया गया। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि उन्हें फायदेमंद हुआ या क्या हुआ, पर उनको खाया गया डॉक्टर के कहने पर ही 3-4 महीने। डॉक्टर्स आजकल बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी प्रमोट की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, है ना, जो चीज़ नहीं की है। जैसे प्रोपात है, प्रोपात कोलकाता में एक बार एक फ्ली फैला था टाइफाइड का, जिससे बहुत लाखों लोग मर रहे थे। तो उस समय प्रोपात छोटे थे बहुत, तो प्रोपात को भी क्या हो गया था, टाइफाइड हो गया था। उस समय टाइफाइड का इलाज नहीं था बिल्कुल। ये बहुत पुरानी बात है, अराउंड 19 सेंचुरी की, बिल्कुल अर्ली 19 सेंचुरी की बात होगी। 1922 में प्रोपात मिले थे, तो मतलब 19 सेंचुरी से पहले की मान सकते हैं, इतनी पुरानी बात होगी। उस समय इतना मेडिकली हमारा देश मॉडर्नाइज नहीं था, तो उस समय डॉक्टर ने भी ये रिकमेंड किया कि इनको क्या खिलाओ, चिकन खिलाओ, नॉनवेज खिलाओ, जिससे क्या है इनके शरीर में एंटीबॉडीज बने, टाइफाइड से लड़ सके। अब प्रोपात थे वैष्णव फैमिली में, उनके फादर ने तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया, मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, हमारे मंदिर में, हमारे घर में नॉनवेज आ ही नहीं सकता। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैं अपने घर से बना के ले आता हूँ, तो बच्चे को खिलाना, बच्चे को बचाना है। तो वो अपने घर से बना के लेकर आए। जैसे ही प्रभुपाद बहुत छोटे थे, उस समय बहुत छोटे थे, तो जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद को खिलाने का ट्राई किया, प्रयास किया, उसमें प्रभुपाद ने सूंघते ही उसको उल्टी करने लगे प्रभुपाद। तो तुरंत उनके पिताजी ने मना कर दिया, नहीं मेरा बेटा नहीं खाएगा, वो नहीं खा सकता। और उसके बाद ही प्रभुपाद के बहुत जल्दी मात्र शाकाहारी औषधियों के माध्यम से क्या है, उन्होंने रिकवर कर लिया टाइफाइड को।
उस समय टाइफाइड, जब सोचिए इलाज ही नहीं है टाइफाइड का। कोलकाता में एक बहुत बड़ा प्लेग फैला हुआ है टाइफाइड का, इसमें लाखों लोग मर रहे हैं। उस समय प्रभुपाद ने क्या है, मांसाहार नहीं करा, क्योंकि मांसाहार नहीं करा, इवन डॉक्टर ने कमेंट किया, तब इनके पिता ने नहीं खिलाया, तभी प्रभुपाद ठीक हो गए। बहुत जल्दी प्रभुपाद ने रिकवरी कर ली। हमारे आयुर्वेदास में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, हर तरीके की बीमारी का इलाज देती है, हर तरीके की। इंडियंस में कैंसर पहले बहुत कम था, बताइए क्यों? बताइए। इंडियंस में ना कैंसर बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारी डाइट में ना हल्दी बहुत मेन इंपॉर्टेंट आइटम है। हल्दी सुना है ना आपने, टर्मरिक? हमारी हर खाने के आइटम में हल्दी जरूर होती है। अब तो मॉडर्नाइज होने के बाद हम लोग गलत चीज़ें खाने, गलत चीज़ कंज्यूम करने के बाद इंडिया में कैंसर के केसेस बढ़ गए, वरना पहले कैंसर के केसेस नहीं थे इंडिया में। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे जो नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें हैं, मसाले हैं, सब्जियां हैं, वो ऐसे औषधि के रूप में काम करती है जो हमें अंदर से बहुत प्रोटेक्ट करती है। तो हर चीज़ का एक अल्टरनेट, हर चीज़ का एक सब्सटीट्यूट आपको हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेदास में एज ए मेडिसिन यूज में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। डॉक्टर्स ने क्या पढ़ाई करी है? डॉक्टर्स ने पढ़ाई करी है जो राक्षसों ने किताबें लिखी है, या फिर जो वेस्टर्न कंट्री से किताबें लिख के वेस्टर्न कंट्री से जो कोर्सेज बनकर आए हैं, वो क्या है, हमारे इंडिया ने क्या अप्लाई किया? इंडिया में डॉक्टर कोर्सेज पहले ऐसे थे, आयुर्वेदिक थे, एवरीथिंग, हर चीज़ आयुर्वेदिक थी। पहले डॉक्टर ऐसे करे जाते थे, कोई एलोपैथी थी हमारे इंडिया में? नहीं, तो एलोपैथी कहाँ से आई है? बाहर से आई है एलोपैथी, है ना? तो ये कहाँ से आई? बाहर से। जो लोग ऑलरेडी गाय का मांस खा के, बचपन से गाय का मांस खा के बड़े हो रहे हैं, अपनी किताबों में आपको ये लिख के देंगे कि हल्दी खाओ, लो चूसो? नहीं लिख के देंगे ना। तो ये बताएंगे नॉनवेज खाओ, हम भी जानवर की तरह चल रहे हैं, आप भी जानवर की तरह चलो। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है, तो ये सब चीज़ आपको हमारी उसमें मिलेंगी नहीं। हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट दिया है हमारे। आप आयुर्वेद खोल के देखिए, आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। अभी जो एड्स है, कैंसर है, पहले ये बीमारियाँ होती भी नहीं थी, है ना? एड्स कहाँ से आई है? एड्स पता है आपको कैसे आई है? एड बीमारी के बारे में पता है आपको? एड एक तरह की बीमारी है जिसको एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम बोलते हैं। अगर किसी को एड्स हो जाता है ना, तो उसका शरीर किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए योग्य नहीं रहता। अगर आपको बुखार हो गया तो बुखार कभी ठीक नहीं होगा, अगर आपको खांसी हो गई तो खांसी कभी ठीक नहीं होगी, आपकी चोट लग गई तो चोट कभी ठीक नहीं होगी। एड्स इतनी ज़्यादा खतरनाक दवाई है, इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, और एड्स का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है एड्स का हमारे पूरे वर्ल्ड में। और एड्स बीमारी कहाँ से आई है पता है आपको? चिंपैंजी से। अमेरिकन एक व्यक्ति था, वो चिंपैंजीज पे रिसर्च करने के लिए कहाँ गया? अफ्रीका गया। अफ्रीका जाके वो चिंपैंजीज को बड़े क्लोजली देख रहा था। तो उसने वो अपने, अब आसपास तो कोई है नहीं उसके, अब उसको अपनी लस्ट को क्या है, सेटिस्फाई करना है, तो उसने क्या, एक फीमेल चिंपैंजी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। अब जबरदस्ती बनाया, कैसे बनाया? मार के बनाया। उसको तो अपनी लस्ट सेटिस्फाई करनी थी, तो उस तरीके से उस चिंपैंजी के थ्रू उस व्यक्ति के अंदर वो बीमारी गई, और फिर उसने अमेरिका जाके इस बीमारी को पूरे देश में फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला। इस तरीके से एड्स आई। अब एड्स की हिस्ट्री पढ़िएगा, मैं नहीं बता, मैं खुद से नहीं बता रहे स्टोरी। अब देखिए, नेट में सर्च करके देखिए एड्स का, एड्स किस तरीके से। कैंसर बीमारी कैसे आई है? केमिकल की कंजप्शन से आई है ना? पंजाब में शायद अमृतसर में एक सिटी है, वहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया में कुछ फैक्ट्रीज थी। वो क्या करती थी, जितने भी केमिकल वेस्टेज उनका निकलता था, तो फैक्ट्री क्या करती थी, उसको ग्राउंड वाटर में, मतलब बोरिंग करके सारा जितना भी केमिकल वेस्ट है सारा उसके अंदर डालती थी। तो आसपास के लोग जितने भी ग्राउंड वाटर पीते थे, सब लोगों को एक साथ कैंसर हो गया। एक फेमस ट्रेन आप सुनी होगी, कैंसर ट्रेन है जो अमृतसर से आती है ना? आप गूगल पे डाल के देखिए उसके बाद। वो पूरी ट्रेन फेमस किस लिए है कि उस ट्रेन में सिर्फ कैंसर पेशेंट ही आते हैं। केमिकल, सिर्फ मात्र केमिकल कंजप्शन। कैंसर कैसे होता है? सिर्फ केमिकल कंजप्शन से। तो कैंसर का मेन कारण केमिकल कंजप्शन ही है। सब्जियों पे लगने वाला वैक्स है, या सब्जियों को जो इंजेक्शन लगा लगा के सब्जियों को पकाया बड़ा किया जा रहा है ना? और जो ब्रीड अलग अलग तरीके के सीड्स आ रहे हैं, या फिर जो मीट कंजप्शन है, अल्कोहल कंजप्शन है, या हमारे हवा में इतने केमिकल हो गए। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में इतना पोल्यूशन था, एक सर्वे बता रहा था कि ये दिल्ली का एक व्यक्ति एवरेजली डेली कितना धुआं अंदर ले रहा है, 300 सिगरेट शायद से कुछ था ना, इतने सिगरेट का धुआं अंदर ले रहा है। तो हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई। कैंसर बीमारी पहले तो नहीं थी ना सब, पहले तो कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं थी, कोई किसी भी तरीके का गलत काम नहीं होता था, ऐसी बीमारियां थी नहीं कैंसर एड्स की। बट स्टिल अभी भी कैंसर के और एड्स के या फिर ऐसी खतरनाक बीमारियों के पेशेंट के हमारे आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, हमारे आयुर्वेद से इलाज निकालेंगे। बहुत तरीके का ऐसे वेस्टर्न बीमारियों का इलाज क्या हमारे आयुर्वेद में मिलता है। हमारे आयुर्वेद में पूरा सब्स्टिट्यूट है हर चीज़ का ना, सही डॉक्टर के पास जाएंगे आपको सही मिलेगा।
बट स्टिल तब भी हमारे आयुर्वेद में कुछ सेक्शंस में कुछ बीमारियों की दवाइयों के लिए ऐसी चीज़ के कंजप्शन को भी रिकमेंड किया गया है। जैसे अनियन गार्लिक का कंजप्शन है कुछ बीमारियों में, जैसे कि सेक्सुअल बीमारी किसी को है तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए अनियन गार्लिक को रिकमेंड किया गया है। अन्यथा हमारे शास्त्रों में अनियन गार्लिक को एज ए जनरल फूड खाना अलाउड नहीं है। हमने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सेशन कुछ टाइम पहले इसको पूरा ब्रीफ डिस्कशन किया था कि हमें अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना। उसका भी मैं जाऊँगा नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर करेंगे उसको दोबारा, जिसमें बहुत अच्छे से हमने साइंटिफिकली समझा था कि अनियन गार्लिक जनरल फूड क्यों नहीं हो सकता, क्यों हमारे शास्त्रों में, क्यों हमारे आयुर्वेद में अनियन गार्लिक को बस ओनली एक सेक्सुअल मेडिसिन की तरह बताया गया बस। उसके अलावा अनियन गार्लिक को कंजप्शन बिल्कुल बिल्कुल मना किया गया। ठीक है, और किसी को भी आपको कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है इस पॉइंट की हेल्प से मैं नॉनवेज खा सकता हूँ? तो मैंने अभी अभी अंडों की बताया ना, दोनों अंडों को अच्छे से बताया मैंने। वाइट वाला अंडा क्या है, मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, जो आपके दोस्त खाते हैं या आपको बोलते हैं खाने के लिए, उनको बोलो महिलाओं के भी खाओ। लेट से आए हैं, लेट से आए। औरतों की भी खाओ, अपने घर की औरतों से बोलो, है ना, कि बाहर के अंडे क्यों खरीद रहे हो, है ना। मेंस्ट्रुअल वेस्ट है ना, वाइट एग क्या है, मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, जो गलत खून, गंदा खून जो निकलता है ना, वो है वो। मुर्गियों का वो हम खा सकते हैं पर दूसरे किसी नहीं, इंसानों को नहीं। इंसानों खाने सोचने में मात्र में उल्टी आ रही है। और दूसरा वाला है क्या, उसमें तो ऑलरेडी उसमें ऑब्वियसली होता ही है, बच्चा होता ही है, फर्टाइल एग होता है वो, जिसको हम मार के खाते हैं। यस प्रभु। इस टॉपिक से थोड़ा अलग, मेरे एक फ्रेंड है, वो बता रहा था कि जो काउज होती है, जो मिल्क देती है, वो आजकल उनको भी फोर्स करके मिल्क निकाला जाता है। और ऐसे ही assumption से मतलब वो मुझे कह रहा था कि हमें मिल्क भी नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि कर्मास आते हैं ऐसे ना, जो गायों को, क्योंकि अभी आप देखेंगे गाँव में आप जाएंगे ना बीबी, तो गायों का दूध किस तरीके से निकालती है, तो गाँव से यहाँ पे जिन्हें घरों में गाय है, आपने देखा गाय का दूध कैसे निकाला जाता है? यस, बछड़े को आगे रख के। जब तक बछड़ा के दूध नहीं पिएगा, बछड़ा माँ के सामने नहीं है, जब तक गाय का दूध नहीं निकाला जाता है। आज के टाइम पे जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे गाय का दूध कैसे निकाला जाता है? पूछा नहीं जाता गायों से, डायरेक्ट मशीन लगाई इनके थानों में, डायरेक्ट दूध चूस लिया। गाय तो अपने बच्चे देख भी नहीं पाती। अगर आप मेल काफ पैदा हो रहे हो, आप बछड़े बछड़ी नहीं, बछिया नहीं हो, बछड़े की तरह पैदा हो रहे हो एक डेयरी इंडस्ट्री में, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका वैल्यू है मांस के लिए, फिर आपको तुरंत बेच दिया जाएगा। तभी अभी भी कई लोग हैं जो इनकी गाय भैंसे दूध देना बंद कर देती है तो उनको स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं। आपको सोचिए कितना, मतलब जिस माँ का दूध पी रहे हो आप, है ना, उनके संग कितना गलत है कि उन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो आपने उनको स्लॉटर हाउस में बेच दिया। ये अब सुनने में कितना घृणित लग रहा है ना, कितना गलत लग रहा है ये। तभी तभी ये जो नो मीट ईटिंग का है ना, ये मर्सी से जुड़ा हुआ है, दया से जुड़ा हुआ है, दया भाव से, है ना। जो नो मीट ईटिंग है, नो मीट ईटिंग कौन सा धर्म का स्तंभ में आता है? मर्सी, दया भाव में आता है ना, इसलिए इससे जुड़ा हुआ है। आपको सोचिए ना, जिस व्यक्ति में दया है, जिस व्यक्ति का हार्ट बहुत सॉफ्ट है, बहुत शुद्ध है और बहुत ही कोमल हृदय है, वो किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिसका व्यक्ति का हृदय बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, वही लोगों को क्या सर्व भी कर सकता है, वही सोशल सर्विस भी कर सकता है। आप सोचिए, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, लोगों को इधर हेल्प कर रहा हूँ, उधर हेल्प कर रहा हूँ, पर रात को आके क्या कर रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, मटन खा रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं है इससे, ये कोई हेल्प नहीं है। आपको एक्चुअल में पब्लिक सर्वेंट बनना है तो आपका हृदय बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, कि लोगों को देख के या किसी की भी स्थिति को देख के आपको भी दया भाव है। आप किसी की हेल्प कब करेंगे ना? कोई सोचिए, बाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया बहुत आपके सामने, आप रिक्शे में, गाड़ी में, पैदल जा रहे हैं, आपके सामने एक बाइक वाला आया, वो स्लिप कर गया, बहुत बुरी तरीके से स्लिप किया, उसको बहुत चोट आई है, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं, कोई दया भावना नहीं आ रही है आप उसके ऊपर, आप उसके पास जाएंगे भी नहीं बाइक उठाने। बट किसी का व्यक्ति का हार्ट बहुत सॉफ्ट है ना, उसको देख के उसको तुरंत दया आ गई, क्या व्यक्ति गिरा कि तुरंत जाके उसको उठा रहा है ना। तो किसी की हेल्प करने के लिए क्या है, दया भावना होना बहुत आवश्यकता है। इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट सर्विस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका क्या है, हृदय में दया भावना ना हो। इसलिए जो हमारे धर्म का पहला स्तंभ है, क्या है? दया। नो मीट ईटिंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए धर्म के जो चार स्तंभ है, पूरा जो धर्म का पूरा धर्म है हमारे इन चार स्तंभों के ऊपर है। कौन कौन से थे? दया, तप, शौच और सत्य। मर्सी, ऑस्टेरिटी,
क्लीनलीनेस एंड ट्रुथफुलनेस, ठीक है। मर्सी किससे आता है? नो मीट ईटिंग। अब जो लोग इन 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे, नो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग मतलब मर्सीफुल, नो ट्रुथफुलनेस मतलब नो गैम्बलिंग, और क्लीनलीनेस मतलब नो इलिसिट सेक्स, और कौन सा बचा? एक चौथा कौन सा बचा है? कौन सा? मर्सी हो गई, ट्रुथफुलनेस हो गई, सॉरी ट्रुथ, गैम्बलिंग, नो ट्रुथफुलनेस सत्य, गैम्बलिंग है ना, दया, तप, शौच और सत्य। ये अगर जो इन 4 नियमों का पालन नहीं करा, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स, जो इन 4 चीज़ों का पालन नहीं कर रहा है उनको शास्त्रों में इंसान नहीं बताया गया। अगर आपको एटलीस्ट इंसान की कैटेगरी में आना है, भक्ति बात की बात है, अगर आपको एटलीस्ट अपने आपको इंसान की कैटेगरी में रखना है तो आपको इन चारों प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेडिसिन वगैरह में भी तो अवशेष में पाया जाता है ना, इसमें मीट वगैरह, मतलब बहुत सारे जानवर को मार के उसमें मेडिसिन बनाया जाता है, कहाँ पे उसमें पाया प्रयोग जाता है? किया जाता है। मेडिसिन में भी बहुत सारा अंश पाया जाता है। अब मैं आपको आयुर्वेद में बताया ना, आयुर्वेद के कई सेक्शंस में बहुत रेयरली कहीं पे कुछ इस तरीके का रिकमेंड की गई है कोई दवाई, है ना। कुछ जैसे कई चीज़ें होती है, जैसे हिरण है, एक हिरण आता है ना, क्या बोलते हैं, ध्यान, उसकी नाभि में से एक चीज़ निकलती है, कस्तूरी, हाँ। वो निकलती है कस्तूरी, तो उसका भी कई जगह पे यूज़ बताया गया है। चमगादड़ का भी यूज किया जाता है। पता नहीं, मैंने तो इतना नहीं पढ़ा है फिर मुझे क्या? कि जानवरों का इतना यूज़ बताया गया है। मतलब मुझे पहले तो इतनी बीमारियाँ थी भी नहीं कि ना इतने जहाँ हमें इतना खोज करनी पड़े चमगादड़ों का मूत्र पिशाच या खून से हम कुछ दवाई बना रहे हैं। इतनी आवश्यकता थी भी नहीं, कि इतनी बीमारियाँ थी भी नहीं पहले के टाइम पे ना। पहले के टाइम पे लोग बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जीते थे। पहले के टाइम जो इन्वेजन्स हुए हमारी कंट्री में, अलग अलग सोसाइटीज़ के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत करप्शन इसकी वजह से आया। जितना भी धर्म का ह्रास हुआ है हमारे भारत में, बेसिकली भारतीय कल्चर में जो अलग अलग इन्वेशंस हुए हैं बाहर से ना, उसकी वजह से हुआ है ना। हमारा देश समृद्ध देश है, अभी भी हमारा देश समृद्ध है, हमें किसी से कुछ लेने की नीड नहीं है। दिक्कत है कि हम इतना डिपेंड हो गए हैं बाहरी कंट्रीज पे, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने खाने के लिए, अपने सोशल मीडिया के, हर चीज़ के लिए हम बाहरी कंट्रीज पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि हम रिसोर्सेज, हमारे पास एक्चुअल चीज़ है हम उसको देख ही नहीं पा रहे। ठीक है, ये मोस्टली हमने सब फैक्ट्स पे चर्चा करी है। अगर अभी किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन मीट ईटिंग है जिन 4 धर्म के स्तंभों को लेकर है, कोई शेयर करना, कोई बोलना चाहे कुछ। कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछना चाहे, कोई आपको लगता है? हाँ, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि कुछ नहीं, अब थोड़ा और आज और खा लेना है, कल से भक्ति करेंगे तो सब सही हो जाएगा, मतलब आखिरी बात आखिरी तो करके। इसमें क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले हमने सतोगुण रजोगुण तमोगुण में चर्चा की थी ना। तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन ये तो होता है, आज नहीं कल से करेंगे। कई लोग सोचते हैं भाई एक नया साल स्टार्ट होगा, या फिर कल से माला करना स्टार्ट करेंगे, कल से मांसाहार छोड़ेंगे। नहीं, जिसको कल से नहीं, उसको अभी से छोड़ना है। हर चीज़ अभी से पालन करेंगे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी, अभी से पालन। जो एक्चुअल में डेडिकेटेड व्यक्ति है ना, जो कई लोग, कई मतलब पढ़ाई को भी ना, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ना आज बहुत हो गई, अब कल से दोबारा से कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। लंबा ब्रेक हो गया, अब मंडे से ट्यूसडे से ऐसे करके या कुछ ऐसे कुछ क्रिया करके इसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। एक बार घर से आ जाऊँ, फेस्टिवल निकल जाए, उसके बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे लोग कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में माइंड को गैप दे दिया इतना। अब माइंड को इतनी सी जगह मिलेगी, माइंड इतनी जगह बनाना खुद जानता है, वो वेल ट्रेंड है, वो माइंड हमारा वेल ट्रेंड है। उसको आवश्यक, उसको बस इतना सा गैप देना है। आप इतना सा गैप दीजिए अपने माइंड को, फिर माइंड देखिए, माइंड का खेल आप देखिए, आप खुद भी पता चलेगा माइंड आपको चलाना। तो ये गैप देना ही है तरीके से, ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है। व्यक्ति खुद नहीं करना, जो खुद में सच में पढ़ाना चाहता है ना, वो तुरंत पढ़ने बैठेगा, वो इंतजार नहीं करेगा मंडे का या ट्यूसडे आने का। हनुमान जी की पूजा करके पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, बूंदी का भोग लगाऊंगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ये सब बहाने वाली कि मैं कल से भक्ति स्टार्ट करूंगा, कल से मास छोड़ूंगा, कल से नाम जप करना स्टार्ट करूंगा, ये सब क्या है? बहाने वाली है। ठीक है, वो ये प्रोक्रास्टिनेशन है, तब मूड लक्षण है। ये कह रहे थे, मनुष्य की उत्पत्ति हुई तभी से खाद्य श्रृंखला में पूरा का पूरा स्टार्टिंग में ही था ये मांसाहार लोगों के लिए। ये कब से ये लोग स्टार्ट कर दिए कि नहीं अब मांसाहार ठीक नहीं है, अब नहीं, किसने बोला स्टार्टिंग से चला? हैं? किसने बोला स्टार्टिंग चला? आदि मानव। देखिए, मेरे पूर्वज तो आदि मानव नहीं थे। आपका पता नहीं, पर मेरे तो नहीं थे।
भारत की सिविलाइजेशन में हूँ। हमारे देखिए जितने भी कंट्रीज में ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस गए थे वो करने के लिए, कॉलोनाइज करने के लिए, अपना एस्टेब्लिश करने के लिए, इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो वेल एस्टेब्लिश कंट्री थी। अन्यथा वो अमेरिका में गए, अमेरिका में उनको कौन मिले? आदिवासी मिले। और ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में कौन मिले? आदिवासी मिले। अलग अलग जितने भी टापूज की खोज होती जा रही थी, हर जगह आदिवासी लोग मिले थे। और भारत एक ऐसा इकलौता कंट्री थी जहाँ पर उनको कौन मिला? सिविलाइज सोसाइटी में। वहां जाके आदिवासियों के पास जाके क्या है, ब्रिटिशर्स ने आके हथियार चलाए, पर यहाँ आके ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया? हमारे एजुकेशन सिस्टम को पहले खत्म किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऑलरेडी सिविलाइज सोसाइटी थी। ये जो आदि मानव, ये जो आपने सुना है ना, ये फैक्ट, ये जो आपने फैक्ट सुना है ना कि बंदर से पहले व्यक्ति स्टोन एज में आया, आदमी बना, आदिवासी बना, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन आई है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठा है। ये जो उसकी थ्योरी है, किसकी थ्योरी है? डार्विन की थ्योरी है ये बिल्कुल। ये आप डार्विन की बुक पढ़ी है वाली ना, एक बुक है पूरी, उसमें उसने हर चीज ऐसे लिखी, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा होगा। उसने ये भी फैक्ट दिया है कि भालू मछली पकड़ते पकड़ते वेल बन गया। कुछ सोचिए, उसने अपनी बुक में लिखा है, जिस बुक में वो लिख रहा है ना कि बंदर क्या है, इंसान बन गया, उसने ये भी लिखा है कि भालू क्या है, मछली पकड़ने नदी में जाता था और मछली पकड़ते 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 भालू क्या बन गया? वेल बन गया। घोड़ा क्या है, घास खाते खाते नीचे की पेड़ की घास खत्म हुई तो उसने उचक उचक के ऊपर की घास खाना स्टार्ट करी, इस तरीके से घोड़ा जिराफ बन गया। सच में उसने अपनी बुक में ये लिखा है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं? भालू वेल बन गई, घोड़ा जिराफ बन गया, इंसान बंदर इंसान बन गया, ये कंप्लीटली झूठे फैक्ट है। हमारी योनियों में 84 लाख योनि में 4 लाख तरीके की इंसान की योनि है। उन 4 लाख जो 84 लाख योनि में 4 लाख तरीके की इंसान की योनि है, उनमें से एक योनि है जो भारत की सिविलाइजेशन पाई जाती थी, वो थी तो सिविलाइज सोसाइटी थी। अन्यथा जितने भी 4 लाख सिविलाइजेशन थे उनमें एक आदिवासी की सिविलाइजेशन भी आती है, जो इंसान का शरीर तो प्राप्त होता है बट वो रहते जानवरों की तरह है। ऐसा नहीं है वो बंदर से इंसान बने, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में कोई मांसाहार नहीं था, इसलिए आदिवासी जो कुल बने, अलग अलग टापुओं पे इंसान जी गया सिविलाइज सोसाइटी को छोड़ के, उसने वो आदिवासियों का निर्माण किया। 84 लाख में केवल एक ही ऐसी योनि है जो भारतीय सभ्यता के लिए है। हाँ, तो उसमें भी ऐसा नहीं किसी लिए भारतीय सभ्यता वाली है, भारतीय सभ्यता के लिए बोलेंगे इसको, बोलेंगे जो एक 4 लाख में जो एक योनि जो भगवान की भक्ति कर सकती है। अंदर जितनी भी जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करती, तो जो भारत में ही सिविलाइजेशन को पाया। तो आपने बोला कि हम लोग धन को एकत्रित नहीं कर सकते और गलत तरीके से, और गलत तरीके से, और इसके कॉन्टेक्ट में जैसे बिजनेस जैसे लोग करते हैं, तो उसमें तो धन को इकट्ठा करना अनिवार्य, इमरजेंसी पर्पस के लिए जरूरत पड़ता है, धन को हमेशा पर्पस है ना। जैसे मेन है कि जैसे अगर आपको कहीं पे क्या एक फैक्ट्री खरीदनी है, फैक्ट्री में पैसा लगाना है, तो आप 10 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हो, ये कोई गलत नहीं है। बट आपने क्या बहुत सारी फैक्ट्री लगी हुई है और अब टैक्स से बचा बचा के आपने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। जो आपको कर देना था, जो आपको टैक्स देना था, वो आपने नहीं दिया, वो चुराया और उससे पैसे इकट्ठा कर लिए, ये गलत है। और उसमें तो झूठ, तो बिजनेस में झूठ तो काफी बोलना पड़ता है। बिजनेस में देखिए हमारे शास्त्रों में बिजनेस में झूठ बोलना अलाउ किया गया है, बिजनेस में झूठ बोलना अलाउ है, बट किस पर्सपेक्टिव से अलाउ किया गया है वो भी है ना। ऐसा नहीं है कि आप सेब बेच रहे हो आलू बता के, ये अलाउ नहीं किया गया कि आप सेब बेच रहे हो आलू बेच रहे हो सेब बता के, सेब महंगा है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस जैसे अगर आलू आपने 20 रुपए के खरीदे हैं और आगे आप बेच रहे हो तो आप 40 रुपए बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट आप कमा सकते हो। इतना बोला गया, इससे ज़्यादा नहीं बोला गया। बिजनेस के नाम पे ऐसे लोग ठगते हैं ना, जैसे क्या दालों को पॉलिश करके, और कई बार होता है जैसे वजन क्या होता है ना, कुछ तराजू में गलत तरीके से वजन बढ़ाएंगे कि ना चावल और चीनी कम दे, तो ये तो चीज़ धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी है। बिजनेस झूठ बोलना अलाउ है बट एक लिमिट। ठीक है, किसी का लास्ट क्वेश्चन, बहुत लेट हो गया है। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे कई लोग जैसे बताते हैं ना कि मीट मत खाओ ये करो, तो कहते हैं कि जैसे पहले के समय भी, जैसे महाभारत के समय भी अर्जुन थे, शिकार पे जाते थे, तो शिकार क्यों करने जाते थे? शिकार क्यों करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पहले आप देखेंगे कि पुराने राजा महाराजा भी शिकार करते थे। अब शिकार करने का पर्पस क्या था? पहले बात, जब राजा महाराजा पहले जब किंगडम में मोनार्ची थी, जब अपना किंगडम को संभालते थे, तो अपने किंगडम में मात्र 2 पैरों वाले इंसानों को नहीं रखते थे। उनकी जो प्रजा थी उस प्रजा में जानवर भी आते थे। जब वो शिकार करने के लिए जाते थे, शिकार करने का मोटिव था जो जंगली जानवर हैं जैसे कि शेर हो गए, बाघ हो गए, इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करके रखना। जहाँ शेर को मार के, हिरणों को मार के खाते नहीं थे, उनकी जनसंख्या को उनको कंट्रोल करके रखना। और क्षत्रियों में पैशन बहुत ज़्यादा होता है, उनको क्या है, अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं
करना पड़े। जैसे भगवान, जब अर्जुन गीता में भगवान से कह रहे हैं ना कि मैं सब चीज़ छोड़ के जंगल चला जाता हूँ, जंगल में जाकर आपका ध्यान करूंगा, तो भगवान उसको एक पॉइंट बोल रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, मतलब खून क्षत्रिय वाला, तुम जंगल जाके वहाँ पे शिकार करके राजा की तरह रहोगे, तुम इस चीज़ से बच नहीं सकते। तो इसलिए पहले के टाइम पे इस चीज़ को राजा महाराजा को अलाउड था और किसी को अलाउड नहीं था। वो लोग जाके अपने जो जंगल की जो प्रजा है उसकी भी रक्षा करते थे, वहाँ के जंगलियों को जो बहुत ज़्यादा संहार फैला रहे हैं उनको मार के उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते। फिर धीरे धीरे क्या ये वो बन गया, शौक बन गया लोगों का, वो बन गया क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन। फेम बन गया, ट्रेडिशन तो नहीं बोलेंगे, फेम बन गया। फिर ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे कितना शिकार किया है, हम देखेंगे ना इंडिया में वाकई बहुत शिकार किया उन्होंने, टाइगर्स को, लेपर्ड्स को बहुत मारा है। मारने के बाद वो मारने के बाद सजा देते थे रूम में, उनका मांस थोड़ी खाया जाता था, उनको नहीं, सजा दिया मारने के जाता था। बाद आदिवासी खाते होंगे उनको, तो आदिवासी तो खाते ही रहे हैं। आदिवासी वो तो इंसानी कैटेगरी में नहीं आता ना। नहीं, आदिवासी मतलब ये जो यहाँ पे ट्राइबल्स हैं इंडिया में भी, जो है इंडिया में भी ट्राइबल्स हैं, वो तो खाते ही रहे हैं, ये नहीं माने। किसी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वर्ग के जो समुदाय है, जैसे जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है, वो बिल्कुल नहीं खाए, लेकिन जो शिकार करने के बाद जो और लोग हैं वो तो खाते ही रहे हैं, उनका तो एक दिनचर्या ही रहेगा। हाँ, वो एक्चुअली वो योनि उनको उनके कर्मों के अनुसार उनको ऐसा मिला कि उनको शरीर तो इंसान का मिला पर कर्म जानवरों वाले मिले। बट ऐसा नहीं है, देखिए ये लोग इंसान हैं, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे इस्कॉन के बहुत सारे आदिवासी गाँवों में इस्कॉन के प्रचार के कार्यक्रम चल रहे हैं, और वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक हमारे मंदिर के इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के पुजारी हैं जो राधा पार्थसारथी के विग्रहों को श्रृंगार करते हैं। भगवान के विग्रहों की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। इस्कॉन में आप किसी भी ऑल्टर में ऐसे एंट्री नहीं ले सकते। अब राधा पराजिता की श्रृंगार की सेवा करते हैं, वो एक बार मुझसे शेयर कर रहे थे। वो तिरुपति नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कोई एक जगह बताई थी उन्होंने, त्रिपुरा से भी आगे कुछ एक गांव बताया था उन्होंने। तो उन्होंने बताया था उन बचपन ही मतलब वो लोग जाते थे खरगोश का शिकार करने, कबूतर का शिकार करने, जंगली जानवरों को शिकार करके खाया जाता था। वो कहते थे हमारे गांव में हर चीज़ खाई जाती थी, चूहों को बिलों में से निकाल निकाल के खाया जाता था। वो कह रहे मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान की भक्ति से इतना मुझे बड़ा ये चीज़ मिलेगी कि आज मैं और मेरी फैमिली इस तरीके से इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, दिल्ली में रहकर भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, इतनी शुद्ध तरीके का लाइफ स्टाइल है। ऐसा चाइना में आपको मिलेगा। चाइना में आपने बताया हर चलती चीज़, हर मूविंग चीज़ ईटेबल है, हर चलती चीज़ को वहाँ खाने लायक समझा जाता है ना। अब चाइना में भी इस्कॉन के 10,000 इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, समझ रहे हैं, जो भगवान को भोग लगाए बिना भी कुछ नहीं खाते। अनियन गार्लिक मांसाहार तो बहुत दूर की बात है। और चाइना में आप खुले में ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्रचार नहीं कर सकते। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, क्लास है, लोकेशन है ना, फ्री प्रसादम है, ऐसे आप नहीं कर सकते। गीता वहाँ पे कैसे बढ़ती है, मैगजीन की तरह, न्यूज़पेपर की तरह। आप गत्ते फोटो के साथ नहीं गीता बांट सकते, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। तो चाइना में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इसके ऊपर। नॉर्थ कोरिया में तो आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपकी शिकायत है या आपके मोबाइल में या आपके बैग में गीता या बाइबल मिल गई तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में आप एंट्री ही नहीं कर सकते, 10 बार आपकी चेकिंग इसी चीज़ की होगी कि आप कोई धर्म की चीज़ लेके नहीं जा रहे। तो चाइना भी ऐसी कंट्री है। तो चाइना में आप देखेंगे मात्र पेपर बैग, कागज में गीता बट के, और रेस्टोरेंट, वहाँ पे प्रचार, मेन प्रचार होता है रेस्टोरेंट के थ्रू। रेस्टोरेंट खुले जाते हैं, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे लोगों को चुपचाप प्रसाद खिलाया जाता है। लोगों को लगा है नॉर्मल रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, पर वो प्रसाद खाते हैं वहाँ पे, मात्र प्रसाद खा खा के। और 10,000 दीक्षित भक्त हो चुके हैं। चाइना जैसी सिविलाइजेशन, 10,000 दीक्षित भक्त बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कि जो चाय कॉफ़ी कुछ किसी को भी कंज्यूम नहीं कर रहे, वो क्या है, आप भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खा रहे। चाइना जैसी कंट्री में वैसे है। हमारे शास्त्रों में भगवान के नाम में बहुत ताकत है, किसी को भी चेंज कर सकता है। लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उनको ऐसी कंट्रीज में ऐसे लोगों के बीच जन्म मिलता है ना। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारा अगला जन्म होगा। आप खुद ही देख सकते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज है जहाँ पे करोड़पति के लोग रह रहे हैं, करोड़पति के बच्चे रह रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, और उन्हीं के घरों के आगे आपको झोपड़ियाँ मिलेंगी, है ना। यहाँ पे कैसे है, जाके बच्चों को कुछ 2 दिन का 2 टाइम मिलेगा तो बहुत बड़ी बात है। अब ये कैसे इतना डिस्टिंक्शन क्यों है, कर्मास के बेस पे। जिसने अच्छे कर्म किए उसको अच्छा परिवार मिलेगा, जिसने बुरे कर्म किए उसको बुरा परिवार मिलेगा। उसको ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ पे उसको अपने कर्म को भोगना पड़े। इसलिए अगर आप कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, किसी भी जानवर को खा रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। आपको जानवर के एक एक बाल का हिसाब देना पड़ेगा। शास्त्रों में बताया गया, एक एक बाल का आपको जानवर के हिसाब देके जाना पड़ेगा कि आपने कैसे जानवर को मार के खाया। इतना कर्म लगता है। इसलिए सनातन धर्म में अगर नॉनवेज खाना अलाउड है तो कैसे अलाउड है पता है आपको? अमावस्या के दिन साल में एक दिन बताया गया है, काली माता के सामने बलि देके, काली माता को भोग लगा के नहीं, आज के टाइम पे काली माता के नाम पे जानवरों की बलि दी जाती है, ये नहीं बताया गया था। बलि देनी है
बट उस समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्रों का उच्चारण का मतलब होता था कि मैं अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मांसाहार को नहीं छोड़ सकता, तो मैं इसलिए साल में एक दिन इस बकरे की बलि दे रहा हूँ अपने भोग के लिए, और इसके बदले मैं क्या करूँगा, इस बकरे के शरीर पे जितने बाल हैं उतनी बार बकरे के रूप में जन्म लेके कट के मरूंगा। ये बताएंगे, अगर आपको मांस खाना है तो आपको ये रखना है। इसलिए मुस्लिम्स में भी आप देखेंगे जब कुरान में उनको जो हलाल बताया गया है किस तरीके से खाने के लिए बताया गया है। मुस्लिम में जो कुरान में जो बताया गया है कि आप ऐसा स्लॉटर हाउस खोल के मांस खरीद के नहीं ला सकते, जब दुकान पे गए वहाँ से हलाल मीट खरीद के लेकर आ गए, ये नहीं बताया गया। उन्होंने बताया कि अगर आप किसी को मांस खाना है पहले जाओ एक गाय पूरी खरीद के लेकर आओ, और बहुत दूर मतलब किसी तीर्थ स्थल के पास नहीं, तीर्थ स्थल से बहुत दूर जाके गाय के गले को काट के और उसको सारा खून उसके शरीर में से निकाल के, एक बूंद खून उसको बचना नहीं चाहिए, और धीरे 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 उसको इस तरीके से मार के फिर उसके बॉडी पार्ट को 8 हिस्सों में डिवाइड करके 8 में से 7 हिस्से चैरिटी दान करके दूसरों में बांट के तब जो 8वां हिस्सा होगा तो आप खा सकते हो। ये है हलाल एक्चुअली, ये होता है हलाल, ये उनके लिए हलाल है। जो हिंदू लोग हैं जो जिनके बकरा ईद वाले दिन घर पे बहुत मांस आता है ना, ये बस सोचिए कि गिफ्ट आ रहा है। आता बहुत लोग आते हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो क्या वो बकरा ईद वाले दिन लाते हैं, मीठी वाले दिन खीर लाते हैं। जो चैरिटी में मीट बांट रहे हैं ना वो अपना पाप बांट रहे हैं, 7 आइटम पाप का बांटेंगे तब जाके वो कुछ 8 आइटम में कम पाप का कुछ खाते हैं। ये कुरान में भी इवन ये बताया गया है कि इस तरीके से अगर किसी को मांस खाना है तो ये तरीका है मांस खाने का, इस तरीके से हलाल का मांस खा सकते हो, ऐसे नहीं खा सकते दुकान पे गए खरीद के लिए मांस खा के खाया नहीं। तो बाद में इतना उसमें चेंजेस आए हैं शास्त्रों में या फिर धर्मों में, तो ये गलत चीज़ें आ गई। ठीक है, क्या आप ऐड करें? तब तो फिर ये 8वां हिस्सा जैसे कह रहे हैं 7 हिस्सा दूसरे को, तब तो ऐसे तो बहुत है, 7वां वो भी काटेगा तो 7वां तो फिर सारे समुदाय हो जाएंगे तो खाने तभी तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था ना, इसलिए उसमें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये बनाया इसलिए क्या, कौन बेवकूफ़ होगा जो 40,000 की गाय खरीद के ला रहा है 1 किलो मांस खाने के लिए। टाइम हो गया, बहुत हो गया, ठीक है ठीक है। इसलिए मुस्लिम्स में रखा गया कि एक्चुअली अगर हम इस्लाम की भी हिस्ट्री में जाएंगे ना, इसमें एक पूरा अलग लेक्चर ले सकते हैं, इस्लाम की हिस्ट्री कैसी थी, इस्लाम कैसे आया, सनातन धर्म से इस्लाम कैसे निकला, जिसको हम कभी करेंगे। अभी इसको एंड करते हैं, ठीक है। 2 मिनट की चैंटिंग करेंगे, बिना चैंटिंग के हम अपना प्रोग्राम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है।